नमस्कार। मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं श्री अरविंदो सोसाइटी और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में जिस राज्य की नवाचार पुस्तिका पे हम आपसे चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, जिस राज्यों के नवाचार एवं केस स्टडी पे हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, उस राज्य का नाम है झारखंड। तो झारखंड के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचारों पे हम आपसे पिछले 2 दिनों से चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं कि झारखंड के शिक्षकों ने क्या नवाचार दिए, किस प्रकार उन नवाचारों को क्रियान्वित किया जा सकता है, कैसे और क्या समस्याएं या चुनौतियां आ रही थी हमारे उन सब शिक्षकों के समक्ष, और किस तरीके से उन शिक्षकों ने इस समस्या का निराकरण किया। ये सारी चर्चा परिचर्चा हम आपसे इस 1 घंटे के वेबिनार पे रोज करते हैं। इससे हम आप जिसके दौरान हम आपके सामने उन नवाचारों को लेकर के आते हैं जो उन या उस राज्य के शिक्षकों ने हमें दिए, उससे उन्हें क्या फायदा हुआ है, किस तरीके से उन्होंने नवाचारों को क्रियान्वयन किया, ये सारा डिस्कशन हम आपसे रोज करते हैं। ऐसी इस कड़ी में आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ झारखंड के शिक्षकों द्वारा दिए गए 3 नवाचार, जो कि हमने भारत एक भाषा अनेक नामक केस स्टडी के अंतर्गत रखा। और मैं उन नवाचारों का डिस्कशन आपसे करूं, नवाचारों पे हम चर्चा परिचर्चा करें, हम केस स्टडी पे बात करें, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रश्न उठता है इन नवाचारों से संबंधित या फिर इस केस स्टडी से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सेशन के अंत में आपको समय दूंगा जहां पे आपके मन में अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है जो इस नवाचार से, इस केस स्टडीज या इन नवाचारों से या इस केस स्टडी से संबंधित हो, या फिर अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका इस प्रोग्राम जिसका नाम ZIIEI या हिंदी में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार है, अगर इस प्रोग्राम से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो निश्चित तौर पे आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वेबिनार के अंत में मैं आपको समय दूंगा जिसके दौरान आपके मन में उठ रहे कोई भी प्रश्न इस प्रोग्राम से या इस केस स्टडी से या इन नवाचारों से संबंधित उठते हैं तो आप निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंसेस हैं आपके विद्यालय से संबंधित और आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं और मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश के उन सभी शिक्षकों, उन सभी व्यक्तियों तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, अपने अनुभव पहुंचाना चाहते हैं जो हमें इस वक्त किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, जूम या फिर यूट्यूब में देख रहे हैं, तो आप उन सब तक अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। हो सकता है आपके अनुभव से आपको ही अभी लाभ हो रहा है, पर जब आप इन्हें साझा करते हैं, इन्हें अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरे शिक्षकों तक पहुंचाते हैं, तो यकीन मानिए हो सकता है उन शिक्षकों को भी बहुत लाभ मिले उस अनुभव से, उस नवाचार से, उस एक्सपीरियंस से जो आप साझा कर रहे हो। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट लगभग भारत के सभी राज्यों में ट्रेवल कर चुका हूँ, वहां पे मैंने सेशंस दिए, शिक्षकों से मेरी मुलाकात हुई। मैं एक बात आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सर राज्य अलग हो सकते हैं, वहां बोली जा रही भाषाएं या कल्चर या संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन जो चुनौतियां आ रही हैं वो लगभग सारे विद्यालयों में एक समान है। 19-20 हो सकती हैं, कम या ज्यादा, पर चुनौतियां जस की तस हैं वही। तो हो सकता है आप किसी भी राज्य में बैठे हो, पर आपके नवाचार, आपके दिए हुए एक्सपीरियंसेस, आपके दिए अनुभव किसी दूसरे शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी साबित हो और जिससे वो बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन बदल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके ऐसे कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप साझा करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मेरे साथ साझा कर रहे होंगे। वेबिनार के अंत में मैं आपको उसके लिए भी समय दूंगा। आप किस तरीके से अपने प्रश्न या अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, उसके 2 तरीके हैं। मैं दोनों ही तरीके आपके सामने रखता हूँ। पहला तरीका ये है कि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप कमेंट बॉक्स पे या चैट बॉक्स पे हमसे कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट कर सकते हैं अपने प्रश्न, अपने एक्सपीरियंसेस, या फिर अगर आप जूम पे हमसे जुड़े हैं तो चैट बॉक्स के माध्यम से आप अपने उत्तर हमें दे सकते हैं। दूसरा,
ये तो हुआ कि आप सिर्फ जब टाइप करके पोस्ट करके कुछ क्वेश्चन या फिर अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे सीधे तौर पर संवाद कर सकें, आपकी बातें देश भर के तमाम व्यक्ति, तमाम शिक्षक जो हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं या आगे इस वीडियो को कभी भी देखेंगे, तो आप उन सब तक अपनी बातें, अपने प्रश्न, अपने एक्सपीरियंसेस पहुंचा सकते हैं। बोल करके, संवाद करके, जूम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप अगर फेसबुक पे हमसे जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे देखिए, आपको वहां पे जूम का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके आईडी एंटर करके सीधे तौर पर मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे, जूम के वेबिनार पे कनेक्ट हो पाएंगे और अपने प्रश्न आप साझा या पूछ सकते हैं या अपने अनुभव आप साझा कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले नवाचार की तरफ, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे होंगे जिस केस स्टडी पे। बस केस स्टडी का नाम है जो झारखंड के शिक्षकों ने हमें दी। इस केस स्टडी का नाम है भारत एक भाषा अनेक। और इस केस स्टडी के अंतर्गत मैं आज आपके साथ 3 नवाचार साझा कर रहा हूँ जो मेरे या मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति जो श्री अरविंदो सोसाइटी से संबंधित है उनके दिए हुए नहीं है, बल्कि ये आप जैसे ही शिक्षकों, आप जैसे ही शिक्षाविदों के दिए हुए हैं। और जब मैंने कहा चुनौतियां लगभग एक सी हैं, लगभग सभी विद्यालयों में, खासतौर पर अगर हम सरकारी स्कूल की बात करें तो लगभग सभी विद्यालयों में जब चुनौतियां ऑलमोस्ट एक समान है, तो जो नवाचार भी कोई शिक्षक अपने विद्यालय में अगर ऑलरेडी क्रियान्वित कर रहे हैं, पहले से उनके विद्यालय में क्रियान्वित हो रहा है और उससे उनको बेहतर परिणाम मिले हैं, तो निश्चित तौर पर आपके विद्यालयों में भी ऐसे नवाचार क्रियान्वित हो सकते हैं और इससे आपको फायदा या बेनिफिट या बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की केस स्टडी की तरफ, जिसका नाम है भारत एक भाषा अनेक। भाषा क्या है? भाषा हम सब जानते हैं कि मानव अस्तित्व की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि यह मनुष्यों को एक दूसरे के साथ संवाद करने और उनके बीच संबंध विकसित करने में मदद करती है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो ये हम सब जानते हैं कि क्षेत्र के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा देश भारत। और जनसंख्या की दृष्टि पे या जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे नंबर पे आते हैं। चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या अगर किसी देश की है तो है हमारा देश भारत। यहाँ पर लगभग 130 करोड़ लोग या उससे अधिक लोग हमारे देश में रहते हैं। अभी क्योंकि जनगणना नहीं हुई है 2011 के बाद, तो हम मानते हैं कि लगभग 130 से 135 करोड़ की आबादी हमारे देश में लोगों की। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां शामिल है और देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं या बोलियां बोली जाती है। इसीलिए भारत के बारे में कहा भी गया है कि कोस कोस में बदले पानी, 4 कोस में वाणी। रिपीट कर रहा हूं, कोस कोस में बदले पानी, 4 कोस में वाणी। मतलब हर एक कोस के बाद जहां पानी का स्वाद बदलता है हमारे देश में, तो हर 4 कोस के बाद बोलियों में, भाषाओं में भी परिवर्तन आ जाता है। मैं थोड़ा सा आपको बोली को, क्योंकि बात चली है भाषाओं और बोलियों की, तो मैं इसकी जानकारी आपको थोड़ा सा यहाँ पे साझा करना चाहूंगा कि जनगणना के विश्लेषण के मुताबिक हमारे देश में 121 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें और ये जो 121 भाषाएं हैं ये ऐसी हैं जो 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं टोटल भाषा और बोलियों की, तो हमारे देश में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, 720 से अधिक बोलियां और हैं, जो कि 13 विभिन्न लिपियों में लिखी गई। और 121 भाषाएं तो ऐसी हैं जो 10,000 से ज्यादा लोग हमारे देश में बोलते हैं। 10,000 से कम वैसे बहुत, जैसे मैंने कहा 720 से अधिक या लगभग 720 के करीब हमारे देश में बोलियां बोली जाती है। बहुत सारी बोली और भाषाएं अब धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के कगार पे है, क्योंकि 10,000 से कम लोग उन्हें बोलने वाले अब बचे हुए हैं। अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। आप नोट अगर पलटते होंगे, जो आपका करेंसी नोट है, तो उसमें आपको देखते होंगे कि विभिन्न रूप में, अगर आप 10 रुपए के नोट है तो उसमें देखते हैं कि विभिन्न भाषाओं में 10 रुपए अंकित होता है।
प्रमुख भाषाएं अगर बात करें कि सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो हिंदी। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा देश में बोली जाती है बंगाली। हिंदी लगभग 52 से 53 करोड़ लोग बोलते हैं। इसके बाद बारी आती है बंगाल की या बंगाली भाषा की, जो लगभग 10 करोड़ के करीब लोग बोलते हैं, जो दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसके बाद मराठी भाषा है, जो लगभग 8.5 से 9 करोड़ लोग बोलते हैं। इसके बाद तेलुगु, फिर तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़ और उड़ीसा और मलयालम भाषाएं। ये 10 भाषाएं हैं। मलयालम लगभग अगर आप हम बोले तो 3.5 से 4 करोड़ के करीब लोग बोल रहे होते हैं। तो ये लगभग 10 भाषाएं हैं जो हमारे राज्य में सबसे अधिक बोली जाती हैं। जैसे उन्होंने कहा 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। 121 भाषाएं तो ऐसी हैं जो 10,000 लोग से ज्यादा लोग हमारे देश में बोलते हैं। और इसीलिए शायद कहा जाता है भारत के बारे में कि कोश कोश में बदले पानी, चार कोस में वाणी। जब अब भारत की बात करते हैं तो भारत अपने आप में एक देश नहीं, बल्कि आप ऐसे देख सकते हैं कि कई देशों का समूह है। आप हिमाचल में या हिमालय में के जो तटीय एरिया है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो यहाँ पे मौसम आपको एकदम अलग दिखता है। बर्फबारी होती है, पहाड़ है, ठंड, पहाड़ों में बर्फ जमी होती है। यहाँ का खान पान, संस्कृति, भाषाएं, इन तीनों राज्यों की भी आपस में भिन्न है। उसके नीचे उतरते हैं आप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि में जाते हैं तो आपको प्लेन दिखता है, समतल भूमि दिखती है। आप मध्य प्रदेश के कई सारे एरियाज में आपको विंध्याचल पर्वत दिखता है जो नागपुर तक जाता है, तो वहां पे आपको पर्वतीय एरिया फिर दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बर्फबारी वाले पर्वत नहीं। आप साउथ में जाते हैं तो आपको, जैसे भारत के बारे में जानते हैं कि 3 इलाके से ये समुद्र तट से, 3 तरीके साइड से समुद्र तट से घिरा हुआ है। तो बहुत विविधताएं हैं, चाहे हम बोलियों, आप भाषाओं की बात करें, बोलियों की बात करें, खान पान की बात करें, संस्कृति की बात करें, रहन सहन की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो बहुत सारी भिन्नता हमारे देश में देखने को। मैं ये नवाचार ये कि स्टडी शिक्षक के समक्ष क्यों आई और शिक्षक ने क्यों भारत एक भाषा अनेक में कई सारी बोलियों की बात की, उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है, आइए मैं थोड़ा सा आपसे साझा कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। आप 4 कोस चले जाते हैं तो बोलियों में भिन्नता आपको देखने को मिल जाती है। टीचर ने कहा कि सर, हमारे यहाँ चैलेंज ये आता है कि कई बार हम एक जगह पे पोस्टेड हैं या हमने ज्वाइन किया, उसके बाद हमारी पोस्टिंग किसी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में या रूरल एरिया में हो जाती है जहां पे जो बोली हो काफी भिन्न हो जाती है। अब जब बोली भिन्न हो जाती है तो फिर हमारे लिए भी बच्चों से संवाद करना काफी मुश्किल है। और भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम अपने विचार, अपने संवाद दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। हम जो सोच रहे होते हैं, हमारी जो सोच होती है, हमारे जो विचार होते हैं, हम दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। जब एक गैप आ जाता है बोली या भाषा का, तो अपने विचार, अपनी सोच, अपना ज्ञान दूसरे तक पहुंचा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। टीचर ने कहा सर, इसके साथ एक समस्या ये भी है कि हमारे देश में बहुत सारी, ये एक चुनौती ये भी है, समस्या नहीं कहूंगा, चुनौती ये भी है कि हमारे देश में कई सारी विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं। अब इतनी सारी जब बोलियां बोली जाती हैं बच्चों के क्षेत्र में, उदाहरण के तौर पर अगर बच्चा झारखंड से है या मध्य प्रदेश से है या उत्तर प्रदेश से है, तो कहीं पे भोजपुरी बोली जा रही है या ब्रज भाषा बोली जा रही है या फिर बघेली या बुंदेली बोली जा रही है, मतलब बघेलखंडी भाषा या बुंदेलखंडी भाषा बोली जा रही है, तो बच्चे के लिए उस हिंदी बोल पाना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसी परिवेश में जो भाषा चल रही है वो भाषा नहीं बल्कि बोली है, जो कि हिंदी से भी काफी भिन्न है। अब इस वजह से बच्चों के लिए कम्युनिकेट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। टीचर ने कहा सर, इसी समस्या को दूर करने के लिए कि बच्चे अपनी सिर्फ बोली ही ना बोले, उन्हें एक भाषा का भी, एक आधिकारिक भाषा का भी कम से कम ज्ञान हो। और कहते भी हैं कि जिसके पास जितनी भाषाओं का ज्ञान होता है वो उतना बेहतर वक्ता बनता है और उसका माइंड, उसका दिमाग उतना शार्प होता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए हमारे देश में जिन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान था।
चाहे वो श्री विवेकानंद जी हो, चाहे महर्षि अरविंदो घोष जी हो, चाहे महात्मा गांधी हो इत्यादि। ये कई ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें एक या दो से अतिरिक्त कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। इनमें रविंद्रनाथ टैगोर जी भी निश्चित तौर पर सामने। तो ये सारे व्यक्ति मैंने आपसे वही कहे जिनका दिमाग हम सब जानते हैं कि कितना बेहतर था, इनकी तार्किक शक्ति, सोचने समझने की शक्ति कितनी बेहतरीन थी। तो टीचर ने कहा कि सर मुझे भी लगा कि बच्चों को सिर्फ बोली का ज्ञान बेहतर नहीं है, क्योंकि यही बच्चे जब आगे पढ़ने के लिए शहर में जाते हैं तो ये अपने आप में इंफीरियर फील करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें हो सकता है खड़ी हिंदी नहीं आती हो या हिंदी भाषा नहीं आ रही हो, तो इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है दूसरों से संवाद कर पाना, और इस वजह से इनमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, संकुचित रहने लगते हैं धीरे धीरे और दूसरों से कटने लगता है, दूसरे बच्चों से, अपने सहपाठियों से ये अलग महसूस करने लगते हैं खुद को। इसीलिए शिक्षक ने कहा कि सर मेरे लिए बहुत आवश्यक था कि मैं बच्चों को भाषा ज्ञान भी कराऊं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सही तौर पर मेरे बच्चों पे, मेरे विद्यार्थियों तक पहुंचे। और इसी कारण से टीचर्स ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए। पहला इनोवेटिव आइडिया जो है उसका नाम है सहभागिता से भाषा का समाधान। क्या है सहभागिता से भाषा का समाधान? आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम जैसा हमेशा ये कहा जाता है कि स्वस्थ संवाद सुदृढ़ संबंधों की नींव है। विद्यालय में छात्रों और शिक्षक के बीच संवाद में यदि अंतर है तो फिर कनेक्शन सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, शिक्षक अपनी बात, अपना ज्ञान विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचा पाते। कई बार ट्रांसफर आदि के कारण या बच्चे शिक्षक कहीं और पोस्टेड से अब एकदम से ट्रांसफर, जहां पे वो बोली में भिन्नता है और बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में अगर सिर्फ बोलियों में ही बात कर पा रहे हैं तो शिक्षक के लिए अपनी बातें पहुंचाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसकी मदद शिक्षक ने सोचा कि क्यों ना सहभागिता के माध्यम से इस भाषा का समाधान खोजा जाए। गांव में, समुदाय में अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हिंदी आती है या जो वहां पे आधिकारिक भाषा है वो आती है, और जो उस गांव की बोली बोली जाती है वो आती है, तो वो व्यक्ति समुदाय के वो एक माध्यम का काम कर सकते हैं एक शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच, और विद्यार्थी वाली द्वारा बोली जा रही बात को शिक्षक तक, और शिक्षक द्वारा बोली जा रही बात को विद्यार्थी तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कक्षा में जिनका ननिहाल शहर में है या जो शहर से संबंधित है, तो उनको शहर में बोली जाने वाली मतलब हिंदी या दूसरी उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा का ज्ञान होता है, और अपनी बोली का भी ज्ञान होता है जो उनके गांव में बोली जाती है। तो ऐसे बच्चों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक संवाद स्थापित करने के लिए, एक विद्यार्थी और एक उस बच्चे को, एक शिक्षक के बीच में। टीचर ने इसी चीज को इम्प्लीमेंट, इसी थॉट को इम्प्लीमेंट करने के विद्यालय में सोची। सबसे पहले शिक्षक स्थानीय समुदाय में इस गतिविधि के लिए उपयुक्त लोगों की सूची तैयार करते हैं जिनसे संपर्क किया जा सके। शिक्षक उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। इसके बाद निर्धारित तिथि और समय पर उन्हें विद्यालय में आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद शिक्षक कक्षा में गतिविधि से पूर्व विषय के बारे में चर्चा करते हैं और किस प्रकार छात्र सरलता से आधिकारिक भाषा को समझ सकते हैं इसके बारे में सुझाव एकत्रित करते हैं ऐसे व्यक्तियों से। उसके बाद इस गतिविधि को दो तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है विद्यालय में। पहला तरीका ये है, जैसे मैंने कहा, कुछ बच्चों को भी भाषा का ज्ञान होता है, तो जिन बच्चों को भाषा बोध होता है दूसरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से, उन बच्चों का एक अलग समूह बना लिया जाता है। इन छात्रों को कक्षा में होने वाले पठन पाठन में अन्य छात्रों के सामने आ रही समस्याओं और परेशानियों और चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रेरित किया जाता है और इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि अपने सहपाठियों की मदद करें। अगर ये बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं तो बड़ी आसानी से बच्चे दूसरी भाषा सीख लेते हैं और भाषा का ज्ञान उन्हें बेहतर तरीके से होने लगता है। दूसरा तरीका यह है कि रोचक गतिविधि के माध्यम से भी बच्चों को भाषा ज्ञान और शब्दों का ज्ञान कराया जा सकता है। अगर शब्दों का ज्ञान है तो निश्चित तौर पर भाषा ज्ञान भी होगा। उदाहरण के तौर पे बच्चों को अंताक्षरी
रोल प्ले, वाद विवाद, मौखिक परीक्षा जैसी कई सारी गतिविधियां कक्षा में कराई जा सकती हैं। कैसे कराई जा सकती हैं, आइए एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा शब्दों की अंताक्षरी। शब्दों की अंताक्षरी एक सिंपल सा गेम है जिसे बच्चों के समक्ष कराया जा सकता है। शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाने के बाद जो भी कठिन शब्द हैं वो बच्चों को लिखवा दिए जाते हैं। बच्चों को बोला जाता है कि उन्हें समझे, इस्तेमाल करें अपनी भाषा में और उन्हें याद भी करें। इसके बाद एक गेम खेला जाता है जिसमें शिक्षक अलग अलग टीम डिवाइड कर देते हैं और फिर शिक्षक कहते हैं कि आज हम शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। बच्चा कोई शब्द बोलेगा टीम में से, जिस जिस अक्षर से वो शब्द समाप्त होगा, टीम बी को उसी अक्षर से एक नया शब्द बोलना है। नहीं बोल पाएंगे तो 0 अंक मिल जाएंगे और वो शब्द या वो क्वेश्चन पास हो जाएगा दूसरी टीम को। इसी तरीके से खेल आगे बढ़ता है और अंत में जो टीम जीतती है उसको तालियों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा रोल प्ले, शिक्षक बच्चों को कोई कहानी इत्यादि सिखाते हैं, कोई कार्टून इत्यादि दिखाते हैं कई बार टीवी या मोबाइल में। कोई रामायण वगैरह जो प्रचलित रामलीला वगैरह का मंचन होता है, ऐसे भी मंचन इनकी कहानियां बच्चों को बताते हैं, बच्चों को कैरेक्टर प्ले करने को बोलते हैं और फिर रोल प्ले के माध्यम से इन कैरेक्टर का, इन पात्रों का मंचन भी बच्चों के द्वारा किया जा सकता है। इससे बच्चा जब स्वयं रोल प्ले कर रहा होता है, स्वयं उस गतिविधि में शामिल हो रहा होता है, तो उसे शब्दों का ज्ञान, भाषा का ज्ञान निश्चित तौर पे बेहतर तरीके से होने लग जाता है। इसके साथ शिक्षक चाहे तो इसके अलावा वाद विवाद, बच्चों के बीच में कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन जिसको बोलते हैं, वो बच्चों के बीच में रख सकते हैं। बच्चों का ओरल टेस्ट, मौखिक परीक्षा हो सकती है जिसमें बच्चों को लिखने के अलावा बोल करके भी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे जितना बच्चा बोलेगा उतना ही उसका संवाद बेहतर होगा। तो ये था पहला नवाचार जिसका नाम था सहभागिता से भाषा का समाधान। उम्मीद करता हूं आपको ये नवाचार पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है दीवार पत्रिका। क्या है दीवार पत्रिका, आइए थोड़ा सा इस नवाचार को भी समझने का प्रयास करते हैं। सामान्य गतिविधियों को रोचक बनाकर उनकी स्थानीय भाषा और आधिकारिक भाषा के ज्ञान को, कल्पना और सीखने की क्षमता को पंख दिए जाते हैं इस नवाचार के माध्यम से। दीवार पत्रिका भी ऐसा ही एक नवाचार है जिसमें बच्चों को एक कॉर्नर डिसाइड किया जाता है, दीवार का एक हिस्सा डिजाइन किया जाता है जिसमें अलग अलग अक्षरों, शब्दों, वाक्यों को स्वयं इंद्रधनुष के रंगों में चार्ट पेपर में बनाया जाता है बच्चों के ही द्वारा। इस गतिविधि में बच्चों की कल्पना शक्ति को दिशा मिलती है और वह नए नए शब्द सीखने, लिखने और पढ़ने में स्वाभाविक रूप से सक्षम बन जाता है। इसे आप साइट ट्रेनिंग या फिर दृष्टि प्रशिक्षण भी कह सकते हैं। किस प्रकार से इसका कक्षा में संप्रयोग किया जा सकता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। यह गतिविधि छात्रों को सामान्य भाषा ज्ञान के साथ साथ विषय ज्ञान को भी बढ़ाती है। इस गतिविधि का क्रियान्वयन कक्षा स्तर में के साथ साथ विद्यालय स्तर पर भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा में सबसे अच्छे चित्र, शब्द, वाक्य आदि प्रधानाचार्य कक्ष के सामने चार्ट पेपर पे लगा दिए जाते हैं और ये शब्द बच्चे ही लिखते हैं और इसका नाम आप चाहें तो दीवार पे ऊपर एक पोस्टर या बैनर टाइप चार्ट पेपर में बनाकर बच्चों के द्वारा ही बनवा सकते हैं। इसको आप दीवार पत्रिका या फिर बच्चों का इंद्रधनुष जैसे रोचक नाम दे सकते हैं। और इसके बाद किस तरीके से इसको क्रियान्वित करते हैं, आइए इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। इसमें टीचर बच्चों को अलग अलग शब्दों और चित्र बनाने को कहते हैं। जो भी शब्द पढ़ाए गए, जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं शिक्षक के अनुसार, जो शिक्षक को लगता है कि ये शब्द बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है, ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द बच्चों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों को स्वयं शिक्षक बोलते हैं। 10 वर्ड, 12 वर्ड, 15 वर्ड या 5 शब्द शिक्षक बच्चों को लिखने के लिए बोलते हैं और उन्हें बोला जाता है कि आप रंगीन पेन के माध्यम से, स्केच पेन के माध्यम से इनको सजा सकते हैं, लिख सकते हैं। या पुरानी कोई बुक है, कोई कॉमिक्स है, तो उसमें या न्यूज़पेपर, उसमें से भी चित्र काट करके इसमें लगाए जाते हैं। अब
किस तरीके से इसको क्रियान्वित करते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये है कि शिक्षक छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे मैंने कहा, अक्षर, शब्दों, वाक्य या वाक्यों का बोध कराते हैं। इसके बाद शिक्षक पढ़े गए अक्षर, शब्दों या वाक्यों को चार्ट पेपर पर बनाने का दायित्व बच्चों को ही सौंपते हैं। इसके अलावा छात्रों द्वारा तैयार किए गए चार्ट पेपर दीवार पर सजाए जाते हैं। छात्रों को अक्षर, शब्द, वाक्य के साथ साथ रंगों का नाम, फलों का नाम, फूलों का नाम या फिर पाठ्यक्रम का भी कोई विषय बड़ी आसानी से स्लाइड ट्रेनिंग के माध्यम से, दृष्टि परीक्षण के माध्यम से बड़ी आसानी से बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो इससे फायदा क्या है? पहला, बच्चों की क्रिएटिविटी या रचनात्मकता भी बढ़ती है। दूसरा, बच्चों को नए शब्द, नए भाषा का ज्ञान होता है। तीसरा, जब बच्चा रोज उन शब्दों को, रोज उन अक्षरों को, रोज उन वाक्यों को देखता है तो धीरे धीरे वो शब्द, वो वाक्य, वो अक्षर उसके मस्तिष्क पटल पर, उसके दिमाग पर छप जाते हैं और लंबे समय तक उसे याद रहते हैं और उनका प्रयोग भी वो बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। क्योंकि अक्सर आप, कई बार होता है, नए नए वर्ड सीखते हैं डिक्शनरी में, आप मैं सभी प्रयास करते हैं या कहीं पढ़ा, डिक्शनरी खोल के वो वर्ड देखा, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली इतना हमें दिखता नहीं है, इस्तेमाल नहीं हो पाता है। और क्योंकि हम उसका इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो शब्द हमारे दिमाग में तो रहते हैं, हमारे थॉट में अंदर तो कहीं रहते हैं, लेकिन हमारी जुबान पे अक्सर नहीं आ पाते हैं, नहीं आते। कई बार ऐसे लगता है मेरे अंदर तो है वो वर्ड, लेकिन मैं उससे भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं या फिर उसका अर्थ क्या होगा। आई एम श्योर ये हम सबके साथ कई बार होता है या हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है खाली पैकेट से शिक्षा। ये नवाचार आपको दूसरे राज्य की भी कुछ पुस्तक में, जैसे छत्तीसगढ़ में भी शिक्षकों ने दिए, और मुझे पर्सनली भी ये नवाचार बड़ा रोचक लगता है। और इसको थोड़ा सा मैं कहानी के माध्यम से ही बता देता हूँ। शिक्षक ने कहा कि सर, हुआ क्या कि एक दिन रविवार का दिन था, उस दिन मुझे स्कूल नहीं जाना था, तो मैं घर में आराम से सोफे पे बैठकर, लाउंज पे बैठकर अखबार पढ़ रहा था। मेरी मिसेस किचन में, संडे का दिन था तो उसमें ज्यादा बेहतर नाश्ता करते क्योंकि ऑफिस जाने की जल्दी नहीं रहती, तो वो भजिए भाजी वगैरह कुछ बना रही थी। तो तभी उन मिसेस की आवाज आई कि अरे सुन रहे हैं, बच्ची चिप्स का पैकेट उठा के लेके गई है, कई दिनों से चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, आप उसमें देख लो एक्सपायर तो नहीं हो गया है पैकेट। क्योंकि कहीं बच्ची एक्सपायर पैकेट जो है वो एक्सपायर्ड ही ना खा ले। टीचर ने कहा सर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना व्यस्त था कि मैंने बच्ची को यही बोला कि तुम एक काम करो, तुम उसमें देख लो बेटा कि पैकेट एक्सपायर तो नहीं हो गया जो चिप्स का है। बच्ची ने कहा कि पापा ये एक्सपायरी डेट क्या होती है और ये लिखी कहाँ पे होती है। टीचर ने कहा सर, अब मेरा ध्यान थोड़ा सा बच्ची की तरफ गया और मैं जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था उसको मैंने किनारे किया अखबार को, और मैंने बच्ची को बुलाया नजदीक और मैंने कहा दिखाओ मुझे पैकेट। और मैंने जब वो पैकेट देखा तो उन्होंने कहा सर, आज पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि ये पैकेट तो अपने आप में ही बहुत सारा ज्ञान समेटे हुए है और इसके माध्यम से बच्चों को बहुत सारी रोचक जानकारी दी जा सकती है। बच्चों को कई विषयों का ज्ञान, कई चैप्टर्स का ज्ञान बड़ी आसानी से, विषय वस्तु का ज्ञान इस पैकेट के माध्यम से कराया जा सकता है। टीचर ने कहा सर, अब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसमें तो बच्चों की कैलोरीज, मतलब विज्ञान की बात करें तो कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, ऐसी बहुत सारी जानकारियां संग्रहित हैं। अगर हम इसकी बात करें कि जगहों की, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो राज्य या प्रदेश, शहरों के नाम, कई सारे बच्चे, क्योंकि अब चिट्ठियों जैसा ऑप्शन भी बंद हो गया है। पहले ऑनलाइन, पहले फॉर्म्स भी भरते थे अगर हम सरकारी नौकरी, किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो फॉर्म हम भरते थे और उसे एक निश्चित एड्रेस पे भेजना होता था, इसीलिए हर किसी व्यक्ति को पिन कोड पता होता था। लेकिन आज कल लोगों को पिन कोड की भी जानकारी इतनी नहीं होती, तो बच्चों को पिन कोड आदि की भी जानकारी इस खाली पैकेट के माध्यम से दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त हर पैकेट में अगर आप देखेंगे, ज्यादातर पैकेट
मार्केट में जिस राज्य में वो बिक रहा है उस राज्य की आधिकारिक भाषा प्लस एक इंग्लिश या हिंदी, दो में से एक भाषा अवश्य रूप से लिखी होती है। तो ज्यादातर पैकेट में दो भाषाओं का भी ज्ञान बच्चों को हो जाता है। सिमिलरली बच्चा इसमें बार कोड भी जानता है कि बार कोड क्या होता है। इसके अलावा अगर हम गणित विषय की बात करें तो बच्चा इसमें ग्राम मतलब उसका वजन, उसकी कीमत कि 10 रुपए का अगर 50 ग्राम है तो 100 ग्राम कितने का आएगा या फिर 500 ग्राम कितने का आएगा। ऐसे कई सारे मैथ्स के भी टॉपिक बड़ी आसानी से बच्चों के इंटरेस्ट के साथ खेल खेल के माध्यम से इस पैकेट के माध्यम से कराया जा सकता है। इसके लिए किस तरीके से इसका संप्रयोग विद्यालय में किया जा सकता है, आइए इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। टीचर ने कहा सबसे पहले तो सर बच्चे को अक्सर आप देखेंगे कि चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गई, टॉफी हो गई, कुरकुरे इत्यादि हो गए, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स बच्चे बहुत खाते हैं। हालांकि खाना नहीं चाहिए तो बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि ऐसे चीजें जो स्नैक्स हैं उन्हें ना खाएं। इसके अलावा बच्चों के घर में अक्सर नमक के पैकेट, आटा इत्यादि के पैकेट, शक्कर के पैकेट या चीनी के पैकेट, तेल के पैकेट, ऐसे कई सारे पैकेट आते हैं। बच्चों को बोला जाता है कि इन पैकेट्स को आप साफ करके लाएं, इन्हें फेंकना नहीं। कक्षा में एक कार्टन बॉक्स रखा जाता है कोने में, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि ऐसे जो भी पैकेट है वो अगर कुछ खाते हैं तो उनको, या नमकीन वगैरह बिस्किट आदि के पैकेट है उनको ला करके साफ करके इस कार्टन बॉक्स में रखें। फिर शिक्षक बच्चों को एक एक करके बुलाते हैं और उन्हें विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित के तौर पर जैसे मैंने कहा कि अगर 10 रुपए का 50 ग्राम है तो 100 ग्राम कितने का आएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली बच्चों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स वगैरह टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। भाषाओं को जैसे मैंने कहा कि दो भाषा उस पर आपको लिखी हुई मिलती हैं, तो शिक्षक उसी भाषा को हिंदी में क्या बोलते हैं, बच्चों की लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे 3 भाषा या बोलियों का ज्ञान बच्चों को करा सकता है। बड़ी आसानी से खाली पैकेट के माध्यम से टीचर बच्चों को भाषा, सब शब्दों को बोलने, लिखने, समझने और 3 भाषाओं में क्या बोला जाता है या बोलियों में क्या बोला जाता है, ये ज्ञान भी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ खाली पैकेट के माध्यम से करा। तो ये थे आज के 3 इनोवेटिव आइडिया जो मुझे भारत एक भाषा अनेक नामक केस स्टडी के अंतर्गत आपसे करने थे। उम्मीद करता हूँ ये नवाचार आपको पसंद आए होंगे और जो जानकारी हमने आज आपसे साझा की कि कौन सी भाषाएं हमारे देश में, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी बोलियां बोली जाती हैं, कितनी लिपियां बोली जाती हैं, सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है इत्यादि, ये सब भी काफी सारे लोगों को क्लियर हुआ है। अब समय हो चला है आपके प्रश्नों का या आपके अनुभवों का। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इन नवाचारों से या इस केस स्टडी से संबंधित या फिर ZII प्रोग्राम से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पर अपने प्रश्न मुझसे साझा कर सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई अनुभव है और अपने अनुभव आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप निश्चित तौर पर आप अपने अनुभव इस वेबिनार के माध्यम से मुझसे और उन सभी शिक्षकों, उन सभी व्यक्तियों से, उन सभी शिक्षाविदों से जो इस वेबिनार के माध्यम से हमसे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, जूम या फिर यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, उन तक अपनी बातें पहुंचा सकता है। आपके अगर कोई भी अनुभव है, कोई भी एक्सपीरियंसेस है तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप निश्चित तौर पर उन्हें मेरे साथ साझा कर सकते हैं। इतनी देर तक मेरे साथ इस नवाचारों के सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से आभारी हैं कि आप हमारे साथ इस नवाचार के सफर में जुड़ते हैं और ये जो प्रक्रिया है नवाचार, एक दूसरे से जानने, सीखने और समझने का, इस प्रक्रिया को हम प्रयास करें कि अनवरत चलती रहे और इसके माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे के साथ, आप हमारे साथ और हम आपके साथ साझा कर सकें। इसी उम्मीद के साथ कि जब विद्यालय खुल रहे होंगे, जब विद्यार्थी विद्यालय आएंगे
तो निश्चित तौर पे आप इन नवाचारों में से कोई भी कम से कम एक नवाचार जो आपको अच्छा लगा, आपके हृदय को जिसने छुआ, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम एक नवाचार तो अपने विद्यालय में अवश्य क्रियान्वित कर रहे होंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि निश्चित तौर पे आप स्वयं आकलन करेंगे तो पाएंगे कि उस नवाचार से आपके विद्यार्थियों में फायदा प्राप्त हो रहा है या उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई केस स्टडी के साथ, किन्हीं नए नवाचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।